नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। दिल्ली डूबी हुई है, यमुना डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। आईटीओ, राजघाट, यमुना बाजार और मयूर विहार समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। खतरा अभी बरकरार है क्योंकि केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी जारी की है कि अभी यमुना का पानी और बढ़ सकता है। एक तरफ दिल्ली की जनता परेशान है, दरबदर भटकने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लेम गेम की राजनीति भी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी का कहना है कि 2 साल से बाढ़ रोकने वाली एपेक्स कमेटी की बैठक नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई और ये सब केजरीवाल सरकार की नाकामी है। तो वहीं केजरीवाल सरकार का कहना है कि साजिश के तहत दिल्ली में पानी छोड़ा गया। बीजेपी सांसदों को जनता ने वोट दिया है, लेकिन उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। इस हालात को देखते हुए सवाल उठता है कि सरकारों ने समय से पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? दिल्ली को किसने डुबो दिया? नदी, नाले, बांध, बैराज की साफ सफाई पहले क्यों नहीं की गई? बाढ़ में डूबी जनता के जख्मों पर सियासत कौन कर रहा है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले सुनिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। सारे के सारे सांसद अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। हमने तो प्रमाण सहित बताया ना कि 9 से 13 तारीख तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में जानबूझकर पानी नहीं छोड़ा गया। 6 दिनों तक दिल्ली में बारिश नहीं हुई, बावजूद इसके एक तरफा दिल्ली में पानी छोड़कर गहरी साजिश के तहत केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली को डुबाया। दिल्ली में इतना बड़ा केजरीवाल सरकार की फेलियर है, ये रोज आप लोग टीवी पर दिखाते हैं कि हाई लेवल फ्लड को रोकने की मीटिंग 2 साल से नहीं हुई, जिसके नेता अध्यक्ष केजरीवाल जी होते हैं। बाकी काम नहीं किया गया, नालों की सफाई नहीं हुई। वो हर चीज के लिए खाली केंद्र को ब्लेम करते हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? ये क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी एक सवाल ही पूछ रही है? तो क्या अवसरवादी गठबंधन इस हद तक चला जाएगा? तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ का पानी अभी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमाव की स्थिति अभी भी है, पानी निकल नहीं रहा है। 7 दिन हो चुके हैं, दिल्ली पानी से बेहाल हो चुकी है। लोग परेशान हो चुके हैं, अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे यमुना का जो जलस्तर है वो अभी नहीं घटा है। ये चेतावनी भी जारी की गई है कि अभी यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है, यानी ये जो परेशानी है ये अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ बाढ़ की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत जहां लोगों को सरकार की है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को राजनेताओं की है, वहीं इस वक्त दिल्ली में रिलीफ पहुंचाने से ज्यादा एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने की राजनीति सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। एक तरफ मौजूदा दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, यह आरोप लगा रही है कि एक साजिशन दिल्ली को डुबोया गया, हरियाणा की तरफ से साजिश की गई और दिल्ली की तरफ पानी छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो यह आरोप लगा रही है कि वक्त रहते अगर मौजूदा सरकार, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जाग जाती, जरूरी कदम उठाए जाते, तो आज लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर हो रही है कि जो मिट्टी जमी हुई है, जो गाद जमी हुई है, वो खत्म नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा है और लोग अभी भी इस पानी से दो चार होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं। बाढ़ से अभी भी दिल्ली बेहाल है, बजाय इसके कि आप लोग जख्मों पर मरहम लगाएं, सियासी जो सियासत है वो इस वक्त जबरदस्त देखने को मिल रही है दिल्ली में। ऐसा क्यों? देखिए प्राची जी, दिल्ली में जो ये आपदा आई है, जो ये बाढ़ आई है, इसके अंदर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी ने ज़मीन पे जाकर काम किया है और निश्चित रूप से इसके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार जलस्तर घटा, लेकिन अभी कल रात के बाद से थोड़ा जलस्तर बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो घबराने का विषय उसमें नहीं है, क्योंकि जैसे ही यमुना जो है वो ऊपर लेवल पे चल रही थी और हमारे साइड्स के जो नाले हैं वो नीचे लेवल चल रहे थे, तो पानी भरा हुआ था।
अब जैसे जैसे यमुना डाउन नीचे होगी वैसे वैसे नालों का पानी उसमें जाएगा तो वो अप एंड डाउन चलेगा। लेकिन हम सबको आपके चैनल के माध्यम में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को हमने रिलीफ कैंप के अंदर रखा है वो लोग अभी अपनी जगह पे ना लौटे, क्योंकि अभी भी खतरा बरकरार है। वो रिलीफ कैंप में रहे, उनके लिए सभी तरह की सुविधा रिलीफ कैंप के अंदर की गई है, सब तरह की व्यवस्थाएं की गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने की राजनीति की। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कर रही है भारतीय झुट्टा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसको आप बोलते हैं, वो पार्टी राजनीति कर रही है झूठ की। पहले उन्होंने कहा, उनके मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा कि ये जो आईटीओ के पास जो गेट्स हैं वो उनके अंडर में नहीं आते हैं। बाद में उन्होंने कहा उनके अंडर में आते हैं। फिर इनके प्रदेश विजेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगर कोई दिखा दे कि ये एक भी चिट्ठी केजरीवाल सरकार ने लिखी हो हरियाणा सरकार को, हमने चिट्ठी ला के दिखा दी। पहले तो गेट नहीं माने थे उनके, बाद में उन्होंने मान लिया कि गेट उनके हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोई चिट्ठी दिखा दो, हमने चिट्ठी दिखा दी 4-4 ला के। फिर उन्होंने कहा पैसा नहीं दिया बकाया। फिर अरे आप कोई चीज हमें दे रहे हो, उसका मेंटेनेंस का पैसा हमें दोगे या हमसे लोगे? ये कौन सा लॉजिक है? तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बाढ़ के जो हुआ है, दिल्ली के अंदर बाढ़ आई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गायब रही है। इनके सांसद जमीन से गायब रहे, इनके जो 8 विधायक हैं वो गायब रहे, इनके नेता गायब रहे। लेकिन कुलदीप जी, मैंने सवाल आपसे इसलिए किया था क्योंकि अभी देखिए आपने फिर से उसी बात की शुरुआत कर दी। अभी सबसे ज्यादा ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम की राजनीति चल रही है। आप कहते हैं बीजेपी की जिम्मेदारी है, बीजेपी ने साजिश रच दी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समय रहते अगर दिल्ली सरकार ने कदम उठाए होते तो आज दिल्ली के लोग परेशान ना होते। इन सबके बीच दिल्ली पिस रही है कुलदीप जी। मैं रिलीफ कैंप से होकर आई हूं, मैंने देखा है क्या हालात हैं वहां के। देखिए प्राची जी, पहली बात ये कि हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं। जनता के बीच में जाके काम करते हैं, उनको सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात यह कि हमने कोई राजनीति शुरुआत नहीं की, हमने शुरुआत से कहा कि ये आपदा का समय, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। बीजेपी भी आए, कांग्रेस भी आए, आप भी आए, जो जितना कर सकता है उतना बन सकता है वो करे। दूसरी बात ये, दिल्ली के अंदर जो ये बाढ़ आई है ये दिल्ली का पानी तो नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हैं। ये दिल्ली का वाटर नहीं है, ये सारा पानी आया हरियाणा से, हरियाणा में आया हिमाचल से। लेकिन बस सवाल इस बात पे खड़े होते हैं कि जब दिल्ली की जनता के कोई नया सिस्टम नहीं है ना। जब आप ये बातें करते हैं कुलदीप जी, सुनिए ना एक सेकंड, जब आप ये बातें करते हैं तो सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड कुलदीप जी, ये कोई नया सिस्टम तो लागू नहीं कर दिया गया है। आप भी जानते हैं हथनी कुंड का काम क्या है, आप भी जानते हैं कि जब ऊपर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो नीचे आएगा। नेचुरल फ्लो यमुना का किस तरफ है ये आप भी जानते हैं। आपने कदम क्यों नहीं उठाए? सवाल इस बात को लेकर है ना। एपेक्स कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई 2 साल से? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये कदम क्या नहीं उठाए, ये किस कदम की बात कर रहे हैं? कौन से कदम नहीं उठाए गए? अगर कदम नहीं उठाए गए होते तो इतनी बड़ी आपदा दिल्ली में आने के बाद जो साजिशन भाजपा ने की, दिल्ली के लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लोगों के जो किसी की जान मान की हानि नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने लगातार उनके लिए खाना, उनके लिए टेंट, हर चीज का प्रबंध करने का काम किया। और अब जब वहां पानी भर गया था, उनको निकालने के लिए लगातार पेट्रोलियम मिनिस्टर अतीशी जमीन पे हैं, सौरभ भारद्वाज जमीन पे हैं। अभी मैं सुबह देख रहा था कि पीछे जो लाल किले के पीछे जहां पानी भरा हुआ था उसका पानी निकाल दिया गया है। कैंप की भी हालत कैसी है ना, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं खुद देख कर आई हूँ। मैं खुद गई थी मयूर विहार में जो रिलीफ कैंप लगा हुआ है, मैंने खुद देखा है। लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं सर। जो सरकारी टेंट लगे हुए हैं वहां तक तो मैं खुद, एक सेकंड सर, वहां तक राशन पहुंच रहा है। जो टेंट लोगों ने खुद लगाए हैं वहां कुछ नहीं पहुंच रहा। मैं खुद गई हूं सर, लोगों ने मुझसे बात की है। इसकी जगह की बात देखिए, अगर आपको ऐसा कहीं लगता है तो आप हमें दीजिए जानकारी, हम निश्चित रूप से वहां सारी सुविधाएं कराने का काम करेंगे। मैं खुद उस कैंप को देख रहा हूं, मैं खुद लगातार 12-12 घंटे वहां खड़ा रहता हूं। अभी आपके डिबेट पे आने से पहले मैं अभी वहीं से होकर आ रहा हूं। ठीक है, मैं भी सर वहीं से होकर आ रही हूं। अभी डिबेट की शुरुआत करने से पहले मैं वहीं से होकर आ रही हूं। मैं आपको जानकारी दे देती हूं सर, जो मयूर विहार में आपको सरकारी जितने भी टेंट नजर आ रहे हैं वहां तक सुविधाएं पहुंच रही है। पीछे के साइड जो झुग्गियां हैं, जो लोगों ने त्रिपाल लगाए हैं, वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। कुलदीप जी, आप उस पर काम कर लीजिएगा, उन तक सुविधाएं पहुंचा दीजिएगा। अब मैं अजय उपाध्याय जी के पास जा रही हूं। बिल्कुल अगर ठीक है, अजय उपाध्याय जी, दिल्ली में सब कुछ जो हो रहा है आप देख रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर कैसे ब्लेम गेम किया जा रहा है, कैसे सियासत हो रही है। कांग्रेस इस वक्त किसको जिम्मेदार मान रही है दिल्ली के इस हालत के पीछे? प्राची जी, पहली बात है कि आपदा में अवसर तलाशने वाले जो लोग हैं उन्हें हमेशा राजनीति और सियासत दिखती है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। और जनता जिस तरह से परेशान है,
कम से कम जो भी जिससे संभव हो सके उसको मदद होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, भाजपा का हो या आम आदमी पार्टी का हो। दिल्ली का बचना जरूरी है, दिल्ली दिल वालों का है और दिल पर प्रश्न आज आया है, इसलिए दिल्ली वालों के साथ सबको खड़ा होने की जरूरत है। दूसरी बात, जिस तरह से ब्लेम गेम चल रहा है, सच कहा आपने, जनता को इस प्रदेश में फुटबॉल समझ लिया है राजनीतिक पार्टियों ने। कभी भाजपा कुछ कहती है, कभी हमारे साथी प्रवक्ता जो हैं इनकी पार्टी कुछ कहती है। मैं मानता हूं कि दोनों लोगों को यह समझना चाहिए, जनता ने आपको दिल खोल के यदि समर्थन दिया है तो उनके आशाओं पर आपको खड़ा उतरना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की क्यों कमी थी? सच्चाई बात है कि कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, दिल्ली सरकार की तैयारी में भी कमी थी, इसको भी स्वीकारना चाहिए हमारे साथी प्रवक्ता को भी। 2013 में 8.5 लाख क्यूसिक पानी इसी तरह आया था, इसी जमुना में। इस बार तो 3.5 लाख क्यूसिक के आसपास में है, इससे 3 गुना ज्यादा था। हमारी सरकार थी, हम ये नहीं कहते कि हमारा पेट थपथपाइए आप, ये हमारा ड्यूटी था, दायित्व था। हमने समय समय पर सारी कोऑर्डिनेशन की। शीला दीक्षित ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन किया, जिसका नतीजा था कि दिल्ली वालों को ये परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी। अब 10 सेकंड दे दीजिए। पहली बात, जो लोग कहते हैं कि भाई हरियाणा वालों की साजिश है, या जो लोग कहते हैं कि दिल्ली वालों की साजिश है, यह प्रकृति का पदा है। इसमें मुझे लगता है कि पहले से इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। और जो नाले हैं, नालों की सफाई का जिनको भी ड्यूटी है, मैं नाकामियों का कभी समर्थन नहीं करूंगा। और मैं अपने साथी सहयोगियों को भी कहूंगा कि जनता के हित में सरकार है, जनता के लिए हम सबको खड़ा उतरना चाहिए और ईमानदार प्रयास होना चाहिए। 6.5 लाख करोड़ रुपए का जो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत जो दिल्ली सरकार को मिली है, उसको ईमानदारी से गंगा के सफाई और गंगा के सुधार में खर्च करना चाहिए। 203 नाले थे पहले, आज जो है 23 नाले जो है इनक्रोच हो गए, लुप्त हो गए, उन पर लोगों ने घर बना लिया है। उसकी खोज करें, ईमानदार प्रयास करें। दिल्ली सरकार और यूनियन सरकार दोनों को सहयोगी की भूमिका में होना चाहिए। ठीक है कुलदीप जी, देखिए अब जो आपके साथी होने वाले हैं वो भी आपको आईना दिखा रहे हैं। अजय उपाध्याय जी सीधे सीधे कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन की कमी है, और इन सबके बीच में जनता को फुटबॉल मत बनाइए। जनता सब देखती है, सब जानती है उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं राजनीति के विषय में जाना नहीं चाहता हूं। मैं इस डिबेट्स में कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जनता के सामने तथ्य आने चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि जब जिस समय पर ये पानी छोड़ने की बात कर रहे हैं हथनीकुंड बैराज से, उस समय पर उसके बगल की हम सहारनपुर को जो नहर जाती है वो खाली सूखी पड़ी हुई थी। उसके बाद लेफ्ट में कैनाल पड़ी थी। हम नहीं कह रहे कि आप किसी को डुबो दीजिए, लेकिन अगर हरियाणा की सरकार ने सूझबूझ से पानी को डाइवर्ट किया होता तो दिल्ली में ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। पहली बात ये, यमुना के अंदर आईटीओ पर जो 5 गेट हैं वो 5 गेट बंद हैं सालों से। लगातार दिल्ली सरकार चिट्ठी लिखती रही उनको कि आप इन गेट्स को खोल दीजिए, आप नहीं मेंटेन कर सकते, दिल्ली सरकार को दे दीजिए। तो ना तो वो मेंटेन किए, ना उनको खोलने का काम किया। घूम फिर के 2 पॉइंट्स पर आ रहे हैं, तो आप हथनीकुंड पर आ रहे हैं और एक आप आईटीओ बैराज पर आ रहे हैं। हथनीकुंड किस तरीके से काम करता है कई बार चर्चाओं में सामने आ चुका है, कितनी उसकी क्षमता है, कैसे वहां पर पानी को होल्ड किया गया 1 लाख क्यूसेक तक, ये सबके सामने आ चुका है। मैं आपसे ये जान रही थी, 1 सेकंड सर, मैं आपसे ये जान रही थी, सरकार को उन्होंने अगर साजिश कर दी, अगर 9 साल में ये सरकार एक डैम नहीं बना पाई पानी स्टोर करने के लिए, तो इस सरकार ने क्या काम किया बताइए। मैं समझ गई सरकार है, मैं समझ गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जुड़ेंगे, उनसे मैं इन सवालों के जवाब ले लूंगी, लेकिन अभी मुझे आपकी जिम्मेदारी आपसे जाननी है। चलिए, मैंने मान लिया एक पल के लिए साजिश हो गई दिल्ली के साथ, मैंने मान लिया हरियाणा सरकार ने साजिश की थी। आपने कदम क्या उठाए मुझे ये बताइए ना, बाढ़ से निपटने के लिए क्या आपने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई? क्या आपने जिस गाद का बार बार जिक्र हो रहा है, जिस डिसल्टिंग का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या आपने वो किया? क्या साफ सफाई आपने करवाई? देखिए, मैं पहले बताया तो हमने किया है। जब हमें पता लगा यमुना का जलस्तर बढ़ेगा तो हमने वहां पर मुनादी करानी शुरू कराई। वहां पर एसडीएम डीएम की टीम डिप्यूट की गई, उन्होंने वहां मुनादी की, लोगों को बाहर लाने की कोशिश की और लोगों को बाहर लाया गया। उन लोगों ने टेंट लगाए, वहां पर लोगों खाने की व्यवस्था की, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाया गया। बोट लगाई गई, बोट से उनके सामान जानवर को लेकर आया गया, लोगों को लेकर आया गया, और हुआ यह कि एक भी किसी की हानि इसमें नहीं हुई और लोगों को इजीली बाहर ले आई। ये सरकार की मुस्तैदी थी, ये पूरी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का काम कर रही थी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात आपने पूछा नाले की, नाले का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आपके चैनल के रिपोर्टर भी जाते थे, बाकी चैनल के रिपोर्टर भी जाते थे,
जो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हैं वो नालों पे लेके जाते हैं, नाले की सफाई करवा रहा हूं। तो पहले तो बीजेपी या कांग्रेस ये तय कर ले कि नाले की सफाई हुई थी या नहीं हुई थी, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो एलजी साहब तो कहते हैं नाले सारे साफ कर दिए, अधिकारियों को लेके साथ जाते थे। तो ये जो दोहरी आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो ये कह सकते हैं, आप उपराज्यपाल के नाम से ये बोल सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस से भी आप सवाल पूछेंगे। अब देखिए, अब सत्ता में तो आप है ना दिल्ली की, कांग्रेस थोड़ा है, कांग्रेस तो विपक्ष में, उसका काम है सवाल पूछना, वो आपसे सवाल पूछेगी। इन सवालों के जवाब लूंगी, अजय जी के पास जाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। डूबती दिल्ली के पीछे जिम्मेदार कौन है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम क्यों किया जा रहा है, इस बीच जनता की कौन सोचेगा, इन तमाम सवालों के साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, भाजपा के प्रवक्ता। शहजाद जी, स्वागत है आपका। सीधे सीधे आम आदमी पार्टी अभी भी यही कह रही है कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है, हम तो अभी भी जनता के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन आपने बड़ी साजिश की जिससे दिल्ली डूब जाए। प्राची जी, सबसे पहले तो इंडिया टीवी के किसी तकनीकी कारण की वजह से मैं समय से नहीं जुड़ पाया हूं, तो इसलिए मुझे मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट बिना कोई हस्तक्षेप के दिया जाए, ये मेरी आपसे विशेष रूप से आग्रह है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आज हमारे पास सीएम नहीं है दिल्ली में, हमारे पास डीएम मतलब दोष देने वाला मंत्री, वीएम मतलब विज्ञापन देने वाला मंत्री, और एमएम मतलब मिसिंग मंत्री है। आप मुझे बताइए कि आज जब दिल्ली में यमुना में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और अभी ऐसी खबरें आ रही है, आप भी पूरे दिन शायद वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी मयूर विहार से, तो मुझे बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? हमारे सातों सांसद जमीन पर है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जमीन पर है, हमारा एक एक कार्यकर्ता रिलीफ कैंप में है, परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ है, पहला ये सवाल है। इस वक्त वो कहाँ है? मेरी जानकारी यह है कि वो राजनीतिक टूरिज्म के तहत बेंगलुरु चले गए हैं। जब पहले दिन आपने और मैंने डिबेट की थी, उस समय कहाँ थे वो? पंचकुला में थे। बीच के समय पर जब क्राइसिस पैदा हुई तो हमेशा की तरह क्या किया उन्होंने? दोष किसी और पर डालना है। मुझे बताइए कि ऑक्सीजन क्राइसिस कुलदीप जी एक सेकंड रुक जाइए, कुलदीप जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा वक्त दूंगी, आप अपनी बात पे काउंटर करिएगा, चर्चा चलने दीजिए, यहाँ पर सियासत मत करिएगा सर प्लीज, जनता को जवाब आने दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास आऊंगी, काउंटर करिएगा, पूरा समय दूंगी। शहजाद जी को बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिए, बोलिए शहजाद जी। डिबेट के 23 मिनट बाद मुझे जोड़ा गया और अब मैं जब अपनी बात 23 सेकंड रखूं तो मेरे बीच में बोला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पर वैसे भी है, हमें किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु मुझे बताइए ना कि मयूर विहार के कैंप में गए सौरभ भारद्वाज, तो किस प्रकार से इंडिया टीवी की रिपोर्ट है कि किस प्रकार से खदेड़ा जा रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमें किसी को आईना दिखाने की या दोष लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं जनता के सामने। अभी शुरुआती स्टेटमेंट में शायद कुलदीप जी ने कहा कि लोग रिलीफ कैंप में रहे। अरविंद केजरीवाल जी का आज सुबह का ट्वीट है 8:39 AM का, अब लोग राहत कैंपों से अपने घर वापस जाएंगे, ये उनका ट्वीट है, मैं ट्वीट दिखा रहा हूं। और उसके बाद आतिशी का 12:30 बजे ट्वीट आता है कि नहीं, राहत कैंपों में ही रहना है। अच्छा, राहत के नाम पर दिया क्या है? 10,000 रुपए। उनके घर के कमोड 4-4, 5-5 लाख रुपए के हैं, पर्दे 2-2 लाख रुपए के हैं, और जिसका घर बह गया है उसको 10,000 रुपए दिया गया है। उन्होंने आईटीओ बराज के गेट का भी दोष किस पे डालने की कोशिश की? एनटीपीसी से। एनटीपीसी ने बताया हमारा कोई लेना देना नहीं है इस गेट के मेंटेनेंस से। आप बताइए, 2 साल से एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। कहां पे थे 2 साल से? जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग होनी थी वो क्यों नहीं हुई है? आज जब समस्या है तो वो कहां पर है? इसके अलावा मुझे जवाब चाहिए कि एमसीडी इनके पास है, इन्होंने कहा था 1 हफ्ते में हम लोग ड्रेन्स की क्लीनिंग कराएंगे, कितने % ड्रेन की क्लीनिंग हुई है? यमुना जी की सफाई के लिए 6,000 करोड़ खर्च हो गए हैं, कितनी सफाई हुई है यमुना जी की? उसका जवाब नहीं है। पीडब्ल्यूडी इनके पास, जल बोर्ड इनके पास, दिल्ली सरकार इनके पास, एमसीडी इनके पास, फिर भी दोष किसी और का। अभी जब नालों को लेकर सवाल पूछा गया शहजाद जी, तो इन्होंने जो जवाब दिया था वो ये दिया था कि आप पूछिए ना, उपराज्यपाल जो जाते हैं कैमरों को लेकर नालों की सफाई कराने के लिए, क्या सफाई नहीं हुई थी? ये तो अभी भी आप ही पर डाल रहे हैं कि गलती आपकी है, क्योंकि 6 महीने हुए एमसीडी इनके पास आए हुए, कितना सुधार कर देंगे 6 महीने में? मूर्खता और धूर्तता में एक महीम रेखा है जिस पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी खड़ी है। एलजी साहब निर्देश तो दे सकते हैं, करवाना इन्हीं को है, एजेंसियां इनके पास है, एलजी साहब निर्देश दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं कि आज दिल्ली डूब गई, इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है। हरियाणा ने क्या हथनी कुंड बराज में पानी रोकने की कोई व्यवस्था रख सकता है क्या? हथनी कुंड बराज है या बांध है, डैम है?
और इन्होंने क्या कहा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल में नहीं छोड़ा गया पानी। मुझे बताइए ना, आज सारे सबूत सामने हैं, मेरे पास बराज के लॉग्स है। जैसे 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा उसका फ्लो हो जाता है तो कोई भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल में फीड नहीं होता पानी, वो पानी सीधे रिवर के अपने नॉर्मल चैनल से जाता है। परंतु उन्होंने कहा कि दिल्ली को डुबाने की साजिश की गई, और वो पानी जब फ्लो हो रहा है अपने रिवर के चैनल में, उसमें हरियाणा के 800 गांव भी डूबे हैं। पर ये किस प्रकार का गंभीर आरोप लगाया गया, और आज उनके मंत्रियों से पूछा जाना चाहिए कि ये झूठा आरोप जब लगाया तो इसके लिए माफी मांगी है। कुलदीप जी देखिए, अभी जो हथनी कुंड को लेकर आप लोग कह रहे हैं उस पर अभी भी यही कहा जा रहा है कि सिर्फ झूठ है, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पल्ला झाड़ा जा रहा है। आपको बखूबी पता है कुलदीप जी कि हथनी कुंड काम कैसे करता है, आपको बखूबी पता है कि वो रेगुलेट कैसे करता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां कैसे पानी छोड़ा जाता है, आपको बखूबी पता है। चलिए पहले मैं इनका झूठ का पर्दाफाश कर दूं सिद्धार्थ पूनावाला के। ये एलजी साहब का ट्वीट दिखा रहा हूं मैं आपको, 15/6/2023 का। एलजी साहब ड्रेन के ऊपर विजिट करने गए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ये है नजवा ड्रेन के ऊपर। और भी बहुत सारे ऐसे ट्वीट में दिखाया था उनका, मैं उनका ट्विटर ही खोल रहा था। कुलदीप जी, एपेक्स कमेटी की मीटिंग कब हुई ये बता दीजिए। सुन लीजिए, अरे पूनावाला एपेक्स कमेटी की मीटिंग कब हुई वो बता दीजिए। अरे हो गई आपने एपेक्स कमेटी की मीटिंग जो एंड ऑफ जून में होनी थी वो कब हुई, और उसके लिए आप लोगों ने क्यों प्रयास नहीं किया वो बता दीजिए। ठीक है, बोलिए कुलदीप जी। एपेक्स कमेटी का सवाल तो मैं भी आपसे कई बार पूछ चुकी हूँ, जवाब नहीं दे रहे आप। अभी सारा जवाब दे देता हूँ मैं आपको। बोलिए। देखिए, पहली बात आपने करी हथनी कुंड बैराज की। मैं इन्होंने बोला कि भाई वो ईस्टर्न और वेस्टर्न के बारे में नहीं पता। नहीं, हमें तो नहीं पता बिल्कुल भी, आपको सब पता है ईस्टर्न वेस्टर्न क्या होता है, आपको सब पता लग गया जब वहां पर जाकर हमारे कार्यकर्ता ने वीडियो लाइव करी और ये बताया कि किस प्रकार से दिल्ली की तरफ सारा पानी छोड़ा गया और ईस्टर्न और वेस्टर्न के नाम में नहीं छोड़ा गया। ना ही तो हरियाणा की तरफ छोड़ा गया और ना ही यूपी की तरफ छोड़ा गया। हम नहीं कह रहे कि आप किसी को डुबा दीजिए, सबके साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन आप अगर हरियाणा सरकार सूझबूझ से पानी छोड़ती, किसी मानसिकता से नहीं छोड़ती, तो निश्चित रूप से पानी डाइवर्ट किया जा सकता था। पहली बात ये, आपने कहा 1 लाख क्यूसेक का फॉर्मूला लिया है, उसके बाद वीडियो दिखाने के अगले दिन पानी क्यों छोड़ा गया उस नहर के अंदर। पहला सवाल ये, आपने कहा कोई डैम नहीं है, हमने कब मना किया डैम मत बनाओ, आप डैम बना देते। आप उत्तराखंड में एक डैम नहीं बना पाए आज तक, गर्मियों के मौसम में पानी की दिक्कत होती है, आप डैम बनाओ, पानी को स्टोर करो और फिर छोड़ो। किसने मना किया? यहाँ हथनी कुंड की बात चल रही थी कि हथनी कुंड कोई डैम नहीं है, वो एक बैराज है। हथनी कुंड कोई डैम नहीं, वो एक बैराज है। ये अंतर बताया जा रहा था कि हथनी कुंड काम कैसे करता है। सर शायद आप गलत समझ गए। प्राची जी, 9 साल इस सरकार को हो गया, केंद्र में निकम्मी सरकार है जो अगर प्रदेशों को आज बाढ़ में डुबा रही है, एक डैम नहीं बना पा रही, तो इनकी नाकामयाबी है। लेकिन सवाल फिर भी वहीं का वहीं है, कब तक आप दूसरों पर उंगली उठाते रहेंगे? अपनी जिम्मेदारी कभी तो बताएंगे ना। मैं अपना देखिए, या तो आप मेरा पूरा पहले पक्ष सुन लीजिए। बोलिए ना, बोलिए सर, आप बीच में कहीं और जाएंगे तो मैं आपको खींच कर लाऊंगी ना। बोलिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष पहले इनके विदुड़ी साहब ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, वो सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं, आईटीओ के 5 गेट हमारे अंडर में नहीं आते हैं, उनका मेंटेनेंस हम नहीं करते हैं, हरियाणा सरकार नहीं करती है, दिल्ली सरकार करती है। हमने झूठ का पर्दाफाश कर दिया, बाद में झूठ का पर्दाफाश हो गया तो इन लोग सचदेवा जी सामने आ गए। उन्होंने आके कहा अगर एक चिट्ठी मुझे दिखा दे कोई कि जो दिल्ली सरकार ने लिखी हो हरियाणा सरकार को, हमने चिट्ठी दिखा दी, इनका झूठ का पर्दाफाश हो गया। कितना झूठ बोलेंगे ये लोग, इतना गिर जाएंगे राजनीति के अंदर कि इन्होंने दिल्ली को डुबाने की प्लानिंग करी, साजिश करी, और जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसी पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। कुलदीप जी, आपको बीच में रोक रही हूं, शहजाद जी आऊंगी आपके पास, अजय जी आपके पास भी आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी रहेगी। चर्चा होगी दिल्ली के लिए कौन है जिम्मेदार, जनता आखिर क्यों पिस रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, दिल्ली के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर चर्चा लगातार जारी है। लेकिन इस बीच कल एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। जो इंटरवेंशंस की जरूरत होती है उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 28 लाख करोड़ रुपए have been directly transferred to the beneficiaries right into their accounts, and still we are trying to see to it. We have been able to block check the leakage of 4 to 5 lakh crores जो लीकेज का स्कोप था। उसी तरीके से अगर हम देखें, डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नेंस में बढ़ा है, जिसके कारण एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं तो वह भी
9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह, एक वातावरण देखने को मिलता है और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जीरो टॉलरेंस की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना, थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना, इस बात को भी हम आगे लेकर के चले हैं। एक मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, यह हम सब लोगों को देखने को मिली है, जिसको देश ने भी सराहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है, जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण, अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है। और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी। यहां मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी और देश ने लड़ा उसको, उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है, तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि इंडिया की इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी एंड इट इज द ब्राइट फ्यूचर। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। हमारी गरीबी आज 22% से घट करके 10% से कम हो गई है अकॉर्डिंग टू IMF। हमारी अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। तो इसलिए एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का
और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है, और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारी एनडीए की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं सवाल पूछना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को ले पाने की। विकास भदौरिया। देखिए, कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता, तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा, एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड फॉर दैट लार्जर कॉज वो कब आना चाहते हैं। समय समय पर रीथिंकिंग शुरू होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है। हम एजेंडा बताते हैं, इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए। हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं, हमारे अच्छे वातावरण है, अच्छा उनके साथ बर्ताव है, और जिस दिन वो आएंगे उस दिन हम आपको सूचित कर देंगे। उसके पहले तो हम आपको भी सूचित नहीं कर सकते। रविंदर जी। देखिए ना, ये उनका विषय है कि किसको वो नेता बनाते हैं। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। जब हो जाएगा तब बात करेंगे। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। और दूसरी बात, हम कभी भी किसी दूसरे की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कई बार बताया रविंद्र जी, हम अगर तकलीफ में आते हैं तो हम अपनी कमजोरी को ढूंढते हैं, और हम जब जीतने का प्रयास करते हैं, और जब हम जीतने का प्रयास करते ही हैं, वो हम अपनी ताकत पर करते हैं। यतेंद्र जी। है आपका एनडीए की कल दिल्ली में मीटिंग है। 24 से पहले एनडीए की ये सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी के सहयोगियों की संख्या 38 हो चुकी है, यानी कल की बैठक में 38 दल शामिल होंगे। चिराग पासवान भी आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को भी बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। इसका मतलब ये कि अभी एनडीए में बीजेपी के सहयोगियों की संख्या और बढ़ सकती है। ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है, और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है, और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है, और इसीलिए
यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। तो एक तरफ आप ये देखिए कि पीडीए की बैठक के लिए बेंगलुरु में विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं। पीडीए की बैठक होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए कितना मजबूत होगा, एनडीए का कुनबा कितना बड़ा होगा, ये खुद जेपी नड्डा बताते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक आप चिराग पासवान की चर्चा सुन रहे होंगे, आपने ओपी राजभर को ज्वाइन करते हुए देखा होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई और ऐसे दल हैं जो एनडीए के साथी बन सकते हैं, क्योंकि 38 दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इसकी जानकारी जेपी नड्डा अभी प्रेस के सामने देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि विपक्षी दल बेंगलुरु में बैठे हैं, तो उस पर भी जेपी नड्डा ने जरूर निशाना साधा और कहा कि ना नेता है, ना नियत है, ना ही फैसले लेने की क्षमता है। ऐसा गठबंधन जनता के लिए नहीं बनता, बल्कि सत्ता के लालच के लिए ऐसा गठबंधन बनता है। अब 24 से पहले किसकी कितनी ताकत है ये आप समझ लीजिए। बीजेपी 303 सीटें जीत चुकी है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें, एलजेपी जो उसकी सहयोगी पार्टी है, 6 सीटें एलजेपी ने जीती। टीडीपी के पास 3 सीटें हैं, जेडीएस के पास 1 सीटें हैं। अगर हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें, जिससे अभी बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, 2 सीटें अकाली दल के पास हैं। शिवसेना शिंदे गुट जो अब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, 12 लोकसभा सीटें उसके पास हैं। अपना दल एस की अगर बात करेंगे, अनुप्रिया पटेल की अगर बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटें अनुप्रिया पटेल के पास हैं, यानी अपना दल के पास हैं। एआईडीएमके की अगर बात करेंगे तो 1 सीट एआईएडीएमके के पास है। और अभी तक का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो ये टोटल आंकड़ा हो जाता है 330 का, 330 प्लस का हो जाता है। वहीं अगर आप पीडीए को समझेंगे, पीडीए में कितनी ताकत है, तो कांग्रेस के पास 52 सीटें, डीएमके 23, एनसीपी 5, टीएमसी 22, जेडीयू के पास 16, यूटीबी 6, एसपी 5, सीपीआई 1। कुल मिलाकर ये आंकड़ा हो जाता है 131 प्लस का। यानी अगर आप आंकड़े को देखेंगे, अगर आप मजबूती को देखेंगे, तो अभी भी एनडीए कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है पीडीए से अगर आप कंपेयर करेंगे। अभी ये बैठकों का जो दौर जारी है, इस पर सभी की निगाहें क्यों हैं, ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एनडीए की मीटिंग 18 जुलाई यानी कि कल दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें 30 से ज्यादा दल शामिल होंगे। अभी जेपी नड्डा ने जो आंकड़ा दिया वो 38 दलों का दिया है। लोकसभा में 330 सांसद हैं अगर आप एनडीए की बात कर लेंगे, और जिन घटक दलों के आने की चर्चा हो रही है उनको अगर आप मिला लेंगे। अब अगर आप पीडीए की मीटिंग की बात करेंगे, तो आज बेंगलुरु में एक एक करके नेताओं का जाना शुरू हो चुका है। 26 पार्टियां कुल मिलाकर जुट रही हैं। लोकसभा में अगर आप ताकत की बात करेंगे तो 131 सांसद पीडीए के पास हैं। यही वजह है कि एनडीए की तरफ से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो नेता बेंगलुरु में मिल रहे हैं, या जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, दरअसल ये सत्ता के लोभी नेता हैं, ये अवसरवादी नेता हैं। इनका जो कुनबा है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि भानुमति का कुनबा है। जेपी नड्डा ने अभी अभी ये कहा कि कोई नियत नहीं है, कोई नेता नहीं है, फैसले लेने की कोई क्षमता नहीं है। ऐसे गठबंधन पर जनता यकीन नहीं करती है। जनता यकीन करती है एनडीए पर, क्योंकि एनडीए सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए काम करता है। लेकिन अगर आप लोकसभा में ताकत की बात करेंगे, तो अभी भी एनडीए के साथ जो घटक दल आ रहे हैं उनकी ताकत ज्यादा है। वो एनडीए के साथ अगर मिल जाते हैं तो संख्या लोकसभा सीटों की ज्यादा हो जाती है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देखिए जब चिराग पासवान से मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह की। कल चिराग पासवान को भी न्योता दिया गया है बैठक में शामिल होने का। हालांकि सबसे ज्यादा नजर इस बात पर भी है कि जो सबसे पुरानी सहयोगी रही एनडीए की अकाली दल, क्या वो इस बैठक का हिस्सा बनती है या नहीं बनती है, क्या वो एनडीए के साथ आती है या नहीं आती है, क्योंकि सुबुगाहट यही है कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। हालांकि नेताओं के जरिए जरूर अपने बयानों में ये बता दिया गया है कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। यूसीसी को लेकर अकाली दल ने विरोध किया, उसके बाद ऐसा संभव समझा जा रहा था कि एनडीए के साथ शायद अकाली दल नहीं आएगी। लेकिन अब 48 अगर पार्टीज का आंकड़ा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो अब कल की बैठक पर सभी की निगाहें हैं कि कौन से वो नए दल होंगे जो एनडीए के साथी बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो सुभासपा एनडीए में शामिल हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए का दामन थाम चुके हैं। उधर चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एनसीपी में अब अजीत पवार गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये वो नए लोग होंगे जो कल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े लोग हो सकते हैं और कौन कौन से घटक दल हो सकते हैं या छोटे छोटे दल हो सकते हैं जो भारतीय
जनता पार्टी के साथ आएंगे 2024 के लिए, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।